स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए आप युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अपने घर के एक सुरक्षित कमरे में बैठे हुए हैं। आपने न कोई संदिग्ध फाइल डाउनलोड की है, न किसी अनजान लिंक पर क्लिक किया है। बस आपने एक सामान्य सी वेबसाइट खोली है और उसी क्षण आपका पूरा डिजिटल अस्तित्व यानी कि आपका बैंक खाता, आपकी निजता, आपके निजी डॉक्यूमेंट्स और आपके पासवर्ड्स किसी और के कंट्रोल में चले जाते हैं। ऐसी घटना को कहा जाता है जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट। और जब यह एक्सप्लॉइट उस वल्नरेबिलिटी का उपयोग करने लगता है जिसके बारे में सॉफ्टवेयर कंपनी को भी अभी पता नहीं है, तो इसे कहा जाता है जीरो डे अटैक। हुआ यह है कि गूगल ने 15 मार्च 2026 यानी कि परसों अपने ब्राउजर के लिए एक रेड अलर्ट सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है और यह लगभग दुनिया के 3.5 अरब उपभोगकर्ताओं के लिए जारी किया गया है। और यह केवल एक तकनीकी बग नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि 21वीं शताब्दी के एक नए युद्ध का संकेत है यह, और एक ऐसा युद्ध है जो दिखाई नहीं देता, एक इनविजिबल वॉर। आज हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे एक साधारण ब्राउजर वल्नरेबिलिटी किसी देश की नेशनल सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकती है और क्यों साइबर सिक्योरिटी अब केवल आईटी का विषय नहीं रहा, यह हमारे आम जीवन और नेशनल सिक्योरिटी तक जुड़ता है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक शब्द इस्तेमाल होता है और हर वल्नरेबिलिटी को इसी शब्द से पहचान दी जाती है और वह शब्द है CVE। CVE मीन्स कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स। यह जो CVE होता है एक प्रकार का ग्लोबल कैटलॉग होता है जिसे मेंटेन किया जाता है MITRE कॉरपोरेशन के द्वारा। यह किसी सॉफ्टवेयर में फ्लॉ को दिखाता है और उसके एक तरीके से इसे एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है। जिस प्रकार से गूगल ने 2 CVE के नंबर जारी किए हैं, CVE 2026 3909 और 39110। महत्वपूर्ण रूप से ये नंबर्स केवल टेक्निकल रेफरेंस नहीं है, वास्तव में यह साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम की ग्लोबल कोऑर्डिनेशन लैंग्वेज है। इसी आइडेंटिफायर्स के माध्यम से गवर्नमेंट, सिक्योरिटी एजेंसीज, रिसर्चर्स, टेक्नोलॉजी कंपनीज पूरी दुनिया में वल्नरेबिलिटीज को ट्रैक करती हैं। अब सवाल यह है कि ये वल्नरेबिलिटीज वास्तव में काम कैसे करती हैं। देखिए, सिक्योरिटी रिसर्चर्स के अनुसार ये जो वल्नरेबिलिटीज हैं ये एक क्लास से जुड़ी हो सकती हैं जिसे कहा जाता है यूज आफ्टर फ्री बग। आसान भाषा में इसे समझिएगा, जब कोई प्रोग्राम मेमोरी का एक हिस्सा इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो उसके बाद उसे फ्री कर देता है और तो उस मेमोरी लोकेशन को थ्योरेटिकली फिर से असेस नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर प्रोग्राम गलती से उसी फ्रीड मेमोरी को फिर से असेस कर लेता है तो अटैकर उस मेमोरी स्पेस में अपना मैलिशियस डेटा इंजेक्ट कर देता है और यहीं से शुरू होता है मेमोरी करप्शन। और यही करप्शन आगे चलकर इनेबल कर सकती है रिमोट कोड एग्जीक्यूशंस को, RCE को। और यानी कि हैकर जो है वो आपकी डिवाइस में मौजूद हुए बिना भी आपके सिस्टम के पर कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है। और यही कारण है कि मेमोरी सेफ्टी बग्स जो होते हैं वो साइबर सिक्योरिटी में सबसे खतरनाक माने जाते हैं। अब मुद्दा यह है कि यह वल्नरेबिलिटी इतनी बड़ी खबर क्यों बन गई, क्योंकि यह जुड़ी हुई है गूगल क्रोम से। दुनिया के लगभग 65% से अधिक जो ग्लोबल ब्राउजर मार्केट का हिस्सा है वह क्रोम के पास है। और क्रोम केवल एक ब्राउजर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल गेटवे भी है। और आपकी ईमेल हो, क्लाउड डॉक्यूमेंट्स हो, ऑनलाइन बैंकिंग हो, गवर्नमेंट सर्विसेज हो, सोशल मीडिया हो, सब कुछ इसी ही गेटवे से होकर गुजरता है। और अगर गेटवे ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो पूरा डिजिटल इकोसिस्टम भी खतरे में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि एक टिपिकल जीरो डे अटैक अक्सर एक एक्सप्लॉइट चेन के माध्यम से काम करता है। एक पूरी चेन स्टैब्लिश होती है इसमें, जो सीक्वेंस में अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले एक मैलिशियस वेब पेज लोड किया जाता है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट बेस्ड मेमोरी करप्शन किया जाता है, स्टेज 3 में ब्राउजर सैंडबॉक्स एस्केप किया जाता है और स्टेज 4 में प्रिविलेज एस्केलेशन करने के बाद लास्ट में जो सबसे लास्ट प्रोसेस होता है वो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया होती है, RCE की प्रक्रिया होती है, जो मैंने अभी आपको समझाई थी। इस प्रक्रिया के बाद, इतना करने के बाद अटैकर को क्या मिलता है? अटैकर को मिल जाता है डिवाइस का पूरा असेस,
सर्विलांस की कैपेबिलिटी और डेटा एक्सफिल्ट्रेशन का पावर। और कई बार जब वो ऐसा कर रहा होता है तो यूजर को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं होती। अब आते हैं इसके दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर, और वह है जियोपॉलिटिक्स। आज जो जीरो डे वल्नरेबिलिटीज हैं साइबर वर्ल्ड के लिए स्ट्रेटेजिक वेपन्स बन चुके हैं। आप कल्पना करिए कि डार्क वेब मार्केट में एक पावरफुल जीरो डे एक्सप्लॉइट की कीमत लगभग 10 लाख से 20 लाख मिलियन डॉलर तक हो सकती है, 10 से 20 मिलियन डॉलर तक हो सकती है। और इन्हें खरीदने वाले केवल साइबर क्रिमिनल्स नहीं होते, इनके कई बार खरीदार होते हैं स्टेट एक्टर्स, यानी कि देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज। अगर आप किसी एजेंसी के पास ब्राउजर एक्सप्लॉइट करने की, ब्राउजर लेवल का एक्सप्लॉइट क्षमता हो जाए तो वह दुनिया के किसी भी डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट, मिलिट्री ऑफिशियल्स की जासूसी कर सकती है। इस संदर्भ में अक्सर एक तुलना की जाती है जो पेगासस स्पाईवेयर आपने सुना होगा उससे, लेकिन ब्राउजर एक्सप्लॉइट उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह सीधे इंटरनेट के गेटवे को ही टारगेट कर देता है और इसीलिए यह एक बड़ा कह सकते हैं ग्लोबल जासूसी का मेथड बन जाता है और इसकी डिमांड लगभग हर जगह पर होती है और बहुत ब्लैक मार्केट में, डार्क वेब मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। अब इन सब चीजों को जानने के बाद मुद्दे पर आते हैं, और मुद्दा यह है कि भारत के लिए इसका क्या महत्व है। तो समझिएगा, देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल सोसाइटीज में से एक है। हमारे पास लगभग 85 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं और तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल इकोनॉमी का एक बड़ी इकोनॉमी है, और दुनिया का सबसे बड़ा हमारे पास है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, यूपीआई जो हम इस्तेमाल करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ऐसे में साइबर वल्नरेबिलिटीज केवल एक टेक्निकल इशू नहीं रह जाता भारत के लिए, यह एक प्रकार से नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन जाता है। और यहां पर एक महत्वपूर्ण अवधारणा भी उभरती है जो हमें समझनी चाहिए, और वह है डिजिटल कॉलोनाइजेशन। जब कोई देश सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी तरीके से विदेशी टेक कंपनीज पर निर्भर हो जाता है तो उसकी डिजिटल सॉवरेनिटी स्वतः ही कमजोर हो जाती है। और भारत को अब इंडिजिनस साइबर सिक्योरिटी रिसर्च, सिक्योर ब्राउजर इकोसिस्टम, नेशनल साइबर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर गंभीरता से ध्यान देना होगा, क्योंकि इसके बिना हमारी डिजिटल इकोनॉमी सेफ और साउंड नहीं रह सकती। गूगल ने इस जो वल्नरेबिलिटी के लिए सिक्योरिटी पैच जारी किया है, उसके लिए आपको क्या करना है यह भी जानिएगा। आपको अपना ब्राउजर तुरंत ही अपडेट कर देना चाहिए। लेकिन इस घटना का असली सबक जो है वह तकनीकी नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक है। भविष्य के युद्ध शायद टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाएंगे, वे लड़े जाएंगे एल्गोरिदम से, एक्सप्लॉइट से और जीरो डे कोड से। तो आज साइबर सिक्योरिटी सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स का विषय नहीं रही है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक जिम्मेदारी दोनों का हिस्सा बन चुकी है। याद रखिए, युद्ध के नए फ्रंट लाइंस जो हैं वह अब कहीं दूर नहीं है, वह आपके हाथ में मौजूद आपका स्मार्टफोन ही है, और यही है आज का नया फ्रंट लाइन। आप भी अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैंने प्रयास किया एक टेक्निकल और काफ़ी गंभीर मुद्दे को आसान भाषा में आपको समझाने का। अगर आपको बेहतर लगा हो तो अवश्य कमेंट करके अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा इस विषय के बारे में। आपको मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे यहाँ मार्च का प्रतिज्ञा बैच, P2I बैच शुरू हो रहा है। यह बैचेस आपको हिंदी में, इंग्लिश में और इंग्लिश माध्यम में मिल जाएंगे, और 26 मार्च से ये बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं। यहाँ पर आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज और ढेर सारी अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिनकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या ऐप या वेबसाइट पर हमारे जाकर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से आप इस सारी डिटेल्स को देखने के साथ साथ डेमो क्लासेस भी देखिएगा। आपको वेबसाइट और ऐप पर वे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारे बैचेस 26 मार्च से शुरू भी हो रहे हैं। तो सभी लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।